श्री राजाराम सिंध सेकेंडरी स्कूल संचोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार, आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की फिजिक्स के साथ में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बोर्ड का जो 56 नंबर का जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 10 यूनिट में बांटा हुआ था और कौन सा चैप्टर है वो कितना वेटेज रखता है इसके बारे में बात की थी। और उसके अंदर से हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था वो सबसे ज़्यादा वेटेज का था, वो था ऑप्टिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान का टॉपिक ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें कि प्रकाशिकी क्या होती है, तो भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है जिसके अंदर हम प्रकाश तथा उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी और दूसरी है वेव ऑप्टिक्स अर्थात तरंग प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह पार्ट है जिसके अंदर हम प्रकाश को पार्टिकल अर्थात कण रूप में मानते हैं, तथा वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह पार्ट है जिसके अंदर हम प्रकाश को तरंग रूप में मानते हैं। स्टार्टिंग के अंदर प्रकाश कण रूप में है या तरंग रूप में, इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और अलग अलग थ्योरीज दी। उसमें सबसे जो पहला वैज्ञानिक है वह है न्यूटन यानी हमारी जो हेडिंग होगी वो थ्योरी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के सिद्धांत। सन 1675 ईस्वी के अंदर न्यूटन ने प्रकाश के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी अर्थात न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत के क्या बिंदु थे उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। न्यूटन का जो पहला जो पॉइंट था कर्पस्कुलर थ्योरी का, न्यूटन ने बोला कि किसी भी सोर्स से, सोर्स का मतलब ये हुआ कि वह जो लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम लेते हैं बल्ब, न्यूटन कहता है कि किसी भी स्रोत से प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों के रूप में ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है। इन छोटे छोटे कणों को न्यूटन ने बोला कणिका। यहां से देखिए पहला पॉइंट है सोर्स इमिट्स टिन पार्टिकल इज कॉल्ड कर्पस्कुल्स, यानी कि किसी भी सोर्स से प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में श्रोता तक पहुंचता है और न्यूटन कहता है कि इन छोटे छोटे कणों को हम कहते हैं कणिका अर्थात कर्पस्कल्स। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है कि ये जो छोटे छोटे जो कण है कर्पस्कल्स, ये होते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है और जैसे ही फोर्स हटाया जाता है तो यह पार्टिकल वापस अपनी मूल कंडीशन में आ जाता है, इसलिए ये कैसे माने जाते हैं इलास्टिक। उसके बाद में बोला उन्होंने कि ये जो कणिका है वह होते रिजिड। रिजिड का मतलब इसको दबाने पर इसमें बिल्कुल कम डिस्प्लेसमेंट आता है अर्थात ये रिजिड होते हैं और मासलेस अर्थात इनका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है और डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। ये जितने भी जो पार्टिकल है वो अलग अलग साइज के, कोई छोटा कोई बड़ा और अलग अलग शेप के होते हैं। न्यूटन के कर्पस्कुलर थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट था वो था स्ट्रेट लाइन अर्थात किसी भी सोर्स से ये जो ऑब्जेक्ट तक कणिका पहुंचती है तो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के अंदर ये गमन करती हुई ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। बहुत अच्छा पॉइंट था ये वाला। उसके बाद में इन्होंने एक पॉइंट बोला कि इन कणिकों का अलग अलग माध्यम के अंदर जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, अर्थात एयर के अंदर इसकी स्पीड अलग होगी और वाटर के अंदर इसकी स्पीड अलग होगी। और साथ ही साथ ये एक पॉइंट बोल गए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये माना जाएगा। उन्होंने बोला कि डेंसर मीडियम में इन कणिकों की जो स्पीड है वो रेयर मीडियम की तुलना में ज्यादा होगी, जो कि ये गलत है। न्यूटन के इस कर्पस्कुलर थ्योरी की जो लिमिटेशन होगी उसके अंदर इस पॉइंट को नोट किया जाएगा। न्यूटन ने बहुत समय साउंड के अंदर काम किया था और हम जानते हैं कि साउंड के अंदर है वो साउंड ठोस जो मीडियम होता है उसके अंदर एयर की कंपैरिजन में साउंड तेज स्पीड से गमन करती है। तो उसी के तौर पर उन्होंने यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सोचा कि लाइट है वो भी के डेंसर मीडियम में रेयर मीडियम की तुलना में
अधिक स्पीड से चलेगी, जबकि वो गलत था। बाद में जाकर के किस वैज्ञानिक ने इसको गलत किया, उसके बाद में उसको हम इसके लिमिटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन की कर्पस्कुलर का ये भी एक पॉइंट बनता है कि ये जो कणिका है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड से गमन करते हैं। और उन्होंने ये जो पॉइंट बोला उसमें जो खास बात थी वो थी कि इनकी जो डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जो इनका वेग होता है वो विरल माध्यम की तुलना में ज्यादा होता है, जो कि गलत है। अगला जो पॉइंट था वो डिफरेंट कलर डिफरेंट शेप और साइज, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है अच्छे से। न्यूटन बोलता है कि इन कणिकाओं का साइज अलग अलग है, किसी का साइज इतना बड़ा है, किसी का ये, किसी का ये, किसी का ये। इन कणिकाओं का डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप होने की वजह से हमें प्रकृति में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। न्यूटन की जो लिमिटेशन यानी सीमाएं जो कमियां होगी उसके अंदर इस पॉइंट को भी नोट किया जाएगा। ये न्यूटन गलत बोल रहे हैं। न्यूटन के अनुसार इन कणिकाओं का शेप अलग अलग और साइज अलग अलग होने की वजह से ही ब्रह्मांड में हमें अलग अलग 7 कलर जो होते हैं, ये 7 कलर वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो दिखाई देते हैं वो न्यूटन के अनुसार कणिकाओं के भिन्न भिन्न साइज की वजह से दिखाई देते हैं। उसके बाद में न्यूटन बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन, अर्थात न्यूटन के अनुसार किसी भी सोर्स से, यहां देखिए, किसी भी सोर्स से, जैसे कि ये है सूर्य, किसी भी सोर्स से जब लाइट ट्रेवल करती हुई, अर्थात ये जो कणिका ट्रेवल करती हुई एक रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर टकराती है, अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर जाकर के टकराती है, तो वापिस वो स्ट्राइक करके वापिस उसी मीडियम में लौट जाती है। और ये जो घटना है ठीक उसी प्रकार से होता है जो हम दैनिक जीवन में एक रबर बॉल के साथ में करते हैं। जिस तरीके से एक रबर बॉल को किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराया जाता है और जिस तरीके से वो बॉल वापिस अपनी तरफ उसी माध्यम में लौट आती है, और ये जो घटना है वो परावर्तन कहलाता है। तो न्यूटन के अनुसार इन कणिकाओं का जो परावर्तन संभव है, और ये परावर्तन ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एक रबर बॉल को फर्श के ऊपर गिराने के बाद में होता है। अगला जो उनका पॉइंट था वो था रिफ्रैक्शन, अर्थात न्यूटन के अनुसार जब इन कणिकाओं को किसी सोर्स से एक अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिव सरफेस के ऊपर अगर गिराया जाता है, मान लो ये जो मीडियम ऊपर वाला है वो एयर है और नीचे वाला मीडियम है वो वाटर है, तो ऊपर वाला मीडियम एयर, इसके अंदर पार्टिकल थोड़े दूर दूर होंगे और ये जो वाटर है इसके अंदर पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होंगे। तो ये मीडियम है वो विरल माध्यम है और ये मीडियम है वो सघन माध्यम है। न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार ये जो पार्टिकल जब गति करते हुए इस सरफेस पर आएंगे तो यहाँ पे पार्टिकल बहुत अधिक पास पास में होने की वजह से, जैसे ये पार्टिकल नियमानुसार यहाँ पे जाने चाहिए थे, किंतु यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल पास पास में होने की वजह से इनका अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से ये यहाँ पे न जाकर के कुछ इस साइड में मुड़ जाएंगे और किसी भी रेज का एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाकर के अभिलंब की तरफ या दूर मुड़ जाने की जो घटना होती है वो होती है अपवर्तन। इसलिए न्यूटन की इस कर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार इन कणाओं का अपवर्तन भी संभव है। तो एक बार वापस इसको मैं मोटे मोटे तौर पर आपको रिवाइज कर देता हूं। न्यूटन की जो कर्पस्कुलर थ्योरी है उसके अनुसार किसी भी सोर्स से पार्टिकल ट्रेवल करते हुए छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं और न्यूटन के अनुसार इन छोटे छोटे पार्टिकल को कणिका अर्थात कर्पस्कुलस बोला। दूसरा जो पॉइंट था कि ये जो कर्पस्कुलस है वो इलास्टिक यानी बहुत प्रत्यास्थ, रिजिड यानी बहुत स्ट्रांग और मासलेस नगण्य द्रव्यमान और डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप के होते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो कणिका है वो एक सरल रेखा के अंदर गमन करती है।
अगला जो पॉइंट है कि डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, अर्थात ये जो कणिका है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड से गमन करती है। और याद रखना एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सघन माध्यम में ये जो कणिका है विरल माध्यम की तुलना में अधिक स्पीड से गमन करती है। उसके बाद में डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट साइज, और इन कणिकाओं की अलग अलग शेप और साइज होने की वजह से हमें प्रकृति के अंदर अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका अगर अपवर्तक पृष्ठ पर परावर्तक पृष्ठ पर अगर इनका परावर्तन कराया जाए तो ठीक उसी तरीके से होता है जो एक रबर बॉल का होता है। और इनका अगर अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कराया जाए तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कणिका प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर या पास की ओर मुड़ जाती है। ये जो जितने भी पॉइंट थे ये न्यूटन के कणिका सिद्धांत के पॉइंट थे। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे पॉइंट ट्रू हो, इसमें से बहुत सारे पॉइंट है वो ट्रू भी है और बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी है जो गलत है। जो पॉइंट गलत है उनको उनकी लिमिटेशन यानी कि सीमा या दोष माने जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी सीमा है। न्यूटन की जो कर्पस्कुलर थ्योरी है उसकी क्या सीमा है, क्या दोष है, उसमें क्या कमियां रह गई। अभी हमने इसके पॉइंट डिस्कस किए थे। न्यूटन के अनुसार न्यूटन ने बोला था कि डेंसर मीडियम अर्थात जो सघन माध्यम होता है उसके अंदर इन कणिकाओं की स्पीड विरल माध्यम की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जबकि सन 1850 ईस्वी के अंदर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसका नाम था फौकाल्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि जो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो रेरर मीडियम में डेंसर मीडियम की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। बहुत अच्छी बात है। न्यूटन के अनुसार अगर हमारे पास में एक है वाटर और एक है एयर, तो न्यूटन बोलता है कि ये इस वाटर के अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और एयर के अंदर हम सब जानते हैं कि पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। अर्थात ये सघन माध्यम होता है और ये विरल माध्यम होता है। न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार ये जो कणिका है इस वाटर के अंदर एयर की कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड से चलेगी, किंतु हमें ये पता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एयर के अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, इसलिए इस एयर के अंदर वाटर की कंपैरिजन के अंदर अधिक स्पीड से कणिका गमन करेगी। ये जो चीज है वो फौकाल्ट नाम के वैज्ञानिक ने प्रूफ किया था। तो ये इसकी एक कमी रह गई। दूसरी जो कमी है वो डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट साइज। न्यूटन के अनुसार जो कणिका होती है उनका डिफरेंट साइज और डिफरेंट है वो शेप होने की वजह से हमें प्रकृति में अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जबकि ये भी बात गलत है। ये जो कारण होता है वो है वेवलेंथ अर्थात तरंगदैर्ध्य। जो हमारे प्रकृति में 7 रंग है इन सभी की अलग अलग तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा चेंज होने की वजह से 4000 एंगस्ट्रॉम से इस रेड कलर की 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इन 7 कलर की भिन्न तरंगदैर्ध्य होने की वजह से हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जबकि न्यूटन के अनुसार कणिकाओं का भिन्न साइज होने की वजह से ये कलर दिखाई देते हैं, जो कि इसकी ये कमी है। तो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत की कोई 2 कमियां बताइए। तो फर्स्ट, न्यूटन के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम की कंपैरिजन में अधिक होता है, जो कि गलत है। और दूसरा जो पॉइंट है वो अलग अलग जो कलर दिखाई देते हैं वो कणिकाओं के भिन्न साइज की वजह से दिखाई देता है, वो भी जो है गलत है। तो इन 2 कमी की वजह से इसका मतलब ये नहीं हुआ कि न्यूटन का पूरा जो सिद्धांत था वो गलत था। नहीं, न्यूटन का ये सिद्धांत बहुत सारी चीजें समझा गया। इस सिद्धांत से 3 घटनाओं को बहुत अच्छे से समझा गया। नंबर 1 चीज रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं परावर्तन। नंबर 2 चीज है वो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। और तीसरी चीज स्ट्रेट लाइन अर्थात प्रकाश सरल रेखा में संचरित होता है। इन 3 चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है यार, जो डेफिनेशन है जिसको न्यूटन अच्छे से नहीं समझा पाया, अर्थात न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी नहीं समझा पाती है। वो जैसे कि इंटरफेरेंस, डिस्ट्रैक्शन, पोलराइजेशन,
इन चीज़ों को न्यूटन की जो कर्पस्कुलर थ्योरी है वो नहीं समझा पाई, तब जाकर के वो ये जो मैंने तीन जो डेफिनेशन बोली है वह वेव फॉर्म के रूप में जो लाइट संचरित होती है उस आधार पर समझी जाती है। जो आगे आकर के हाइगेंस प्रिंसिपल आएगा, न्यूटन के बाद में वैज्ञानिक नया आएगा, उस सिद्धांत के आधार पर समझी जाएगी। तो हमारा जो अभी जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यूटन की पार्टिकल फॉर्म होगी और उस आधार पर सबसे पहले हम डिस्कशन करने जाएंगे वो होगा लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन। न्यूटन की कर्पस्कुलर थ्योरी के आधार पर सबसे पहले इन तीन चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बात करते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। इसके कुछ की पॉइंट मैंने यहाँ नोट किए हैं, उसको एक एक करके हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ, यानी कि परावर्तन क्या होता है और उसके क्या रूल है। उसके बाद में है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन कितने प्रकार का होता है। और उसके बाद में है रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यानी कि दर्पण से इस प्रकाश का परावर्तन। और लास्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ मिरर, यानी कितने प्रकार का दर्पण होता है। तो एक एक करके पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहला है रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन क्या है। तो किसी भी माध्यम से, मान लो ये मीडियम है वो एयर है, किसी भी मीडियम से लाइट ट्रेवल करती हुई एक परावर्तक पृष्ठ पर, ये जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, परावर्तक। किसी भी माध्यम से ये जो लाइट आएगी वो सोर्स से आएगी, मान लो वो मीडियम एयर है, किसी भी सोर्स से लाइट वो ट्रेवल करती हुई परावर्तक पृष्ठ पर जाकर के स्ट्राइक करती है, अर्थात टकराती है। और टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस घटना को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे ये जो किरण आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो किरण वापस उसी माध्यम में टकराने के बाद में लौट जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ पर टकरा करके वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो वापस लौटने की इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद में होता है लॉ, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के लॉ। तो इसके दो नियम हैं। नंबर 1 चीज, ये जो आने वाली जो इंसिडेंट रे है और ये इसको बोलेंगे नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। इस इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में बनने वाले एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। और जो रिफ्लेक्टेड रे है इसका नॉर्मल के साथ में बनने वाला जो एंगल होगा वो होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो न्यूटन के जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ है उसका पहला जो लॉ है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा जो लॉ है कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। तो यहां से देखिए इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बोथ आर सेम मीडियम। हो गया। तो बहुत सिंपल है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 चीज, एक होगा रेगुलर और एक होगा इनरेगुलर। यानी कि एक नियमित परावर्तन
और दूसरा होगा विसरित अनियमित परावर्तन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर ये जो सरफेस है वो एक समतल सरफेस है तो इस पर ही मान लो ये अभिलंब है और बहुत सारी रेज आ रही है, यानी कि किसी माध्यम से समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें एक समतल पृष्ठ पर टकरा करके एक दूसरे के समांतर वापस लौट जाती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, अर्थात यह प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी सतह पर जाकर के किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर टकरा करके अनियमित दिशाओं में चली जाती है, तो इस घटना को बोलते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। एक सुपर पॉइंट कि जो परावर्तन के अभी जो दो नियम पढ़े थे कि कोण I = कोण R और तीनों किरणें एक ही तल में स्थित होते हैं, ये जो दो नियम हैं वो प्रकाश के परावर्तन के लिए किसी भी प्रकार के परावर्तन के लिए लागू होता है। अर्थात ये जो दो नियम हैं, अर्थात परावर्तन के जो नियम हैं वो सभी प्रकार की सतहों के लिए लागू होते हैं। यहाँ पर भी इन नियमों का पालन होगा और इन सतहों पर भी उन दो नियमों का पालन होगा। तो ये पॉइंट हो गया टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो प्रकार का, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद में बात करते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यानी कि दर्पण से परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से सदैव क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, दर्पण से सदैव परावर्तन होता है, जबकि लेंस से अपवर्तन होता है। तो रिफ्लेक्शन मिरर से होता है और मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होगा प्लेन मिरर और दूसरा होगा स्फेरिकल। अर्थात एक समतल दर्पण और दूसरा होगा एक गोलीय दर्पण। वापिस गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे, एक को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होगा कॉनकेव मिरर। अर्थात एक होगा उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण। तो एक एक करके हमें रिफ्लेक्शन करवाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर से प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, क्या होता है प्लेन मिरर उसकी बात करेंगे, और उस प्लेन मिरर से प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो हमारी रीडिंग होगी वो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में कॉन्वेक्स मिरर से प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे और उसके बाद में कॉनकेव मिरर से प्रकाश का परावर्तन करवाएंगे। आज के लिए इतना खूब है, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब हमारी रीडिंग होगी प्लेन मिरर।